नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम मध्यकालीन भारत को डिस्कस कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्यकालीन भारत का एक लेक्चर मैंने इसके पहले डाल चुका हूं दोस्तों, जिसमें मैंने भारत में अरबों का आक्रमण के बारे में डिस्कस किया था। महमूद गजनी के बारे में भी अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब एंड डिस्कस किया था, जो परीक्षा के हिसाब से रहती, परीक्षा के एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन डिस्कस किया था। महमूद गौरी के बारे में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं धमाकेदार तरीके से। महमूद गौरी के द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम सल्तनत काल के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सल्तनत काल क्या था, वहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में सारा मैं डिस्कस करने वाला हूं डिटेल में। इसके प्रीवियस वीडियो आप देखना बिल्कुल ना भूलें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि सल्तनत काल कैसे शुरू हुआ, कौन से युद्ध हुए थे, कैसा क्या हुआ था, उसके बारे में सब जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही शानदार था वो लेक्चर। तो देखो, इस लेक्चर में हम सल्तनत काल डिस्कस करेंगे दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। मेरे द्वारा बनाए गए रहे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी किया करें। व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं दोस्तों, और व्यूज़ नहीं आएंगे तो ऐसे में मैं कहाँ से वीडियो ला पाऊंगा। तो आइए शुरू करेंगे हम सल्तनत काल के बारे में दोस्तों। सल्तनत काल तो दोस्तों क्या हुआ था, हमने पढ़े थे कि हमने क्या पढ़े थे। देखो दोस्तों, शुरू करते हैं सल्तनत काल। तो क्या था दोस्तों, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इतिहासकारों के मतों के अनुसार, इतिहासकारों ने जो हमें बताया है, इतिहासकारों के मतों के अनुसार 24 जून 1206 से, कब से, देखो ये राज्य अभिषेक करा था इसने 24 जून 1206 से, 24 जून 1206 से 21 अप्रैल 1526 तक के सल्तनत काल कहा जाता है। उसको सल्तनत काल कहा जाता है, सल्तनत काल कहा जाता है। तो सल्तनत काल के टाइम कितना रहा है, तो 24 जून 1206 से 21 अप्रैल 1526 तक के काल को सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है उसको सल्तनत काल, क्योंकि भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। क्योंकि वहां पे सुल्तान हुआ करते थे दोस्तों। उस टाइम पे क्या बादशाह नहीं हुआ करते थे, सुल्तान हुआ करते थे। जो राजा होता था वो सुल्तान कहलाता था, इसीलिए उसको सल्तनत, सुल्तान से निकला सल्तनत काल कहा जाता था दोस्तों। इसी को सुल्तानों के शासनकाल को ही दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता था। उर्दू में इसे क्या कहा गया है, सल्तनत ए हिंद भी बोला है, कई जगह लिखा हुआ है सल्तनत ए दिल्ली भी कहा गया है। यहाँ 5 वंश हुए हैं, यहाँ 5 वंश हुए थे। यहाँ पे सल्तनत काल पीरियड में 5 वंश हुए थे। एक तो था गुलाम वंश दोस्तों, एक क्या था, गुलाम वंश। गुलाम वंश जो था 1206 से लेकर 1290 तक के रहा है। गुलाम वंश कब से कब तक था, 1206 से लेकर 1290 तक था। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक के रहा है, 1290 से लेकर 1320 तक के रहा है दोस्तों। उसके बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश राज किया है यहाँ पे सल्तनत काल में। तुगलक वंश जो था 1320 से लेकर 1414 तक रहा है, 1320 से लेकर 1414 तक रहा है। फिर सैयद वंश आया दोस्तों। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक रहा है। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक रहा है। फिर आखिरी वाला अंश 5वें नंबर का वंश था लोधी वंश। लोधी वंश जो था दोस्तों वो 1451 से लेकर 1526 तक रहा है, 1526 तक रहा है, 1451 से लेकर 1526 तक रहा है दोस्तों। तो है ना, ये 1526 तक रहा है, तो इतना याद रखना है, बस इतना याद रखें। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, 5 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो ये 5 वंशों में दोस्तों सामने के जो 4 वंश थे वो तुर्क वंश कहलाते हैं। जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये तुर्क वंश थे दोस्तों। और आखिरी नंबर का जो वंश था लोधी वंश, ये अफगान था दोस्तों, अफगान था, है ना। तो अफगान था, ये जानकारी होना। अफगान या उसको पठान वंश भी कहते हैं, और वहीं है ना, अफगान या पठान वंश भी कहते हैं। तो ये 5 वंशों का शासन हुआ है कहाँ पे, सल्तनत काल में। तो याद रखने की ट्रिक कई सारी मिल जाती है दोस्तों, कई सारी ट्रिकें कई जगह रहती है, लेकिन आपको मैं याली ट्रिक एक बताता हूँ जो बहुत ही आसान है। ये गू से हो गया गुलाब जामुन, याद रखना है गुलाब जामुन। खा से हो गया खा, है ना, खा यानी खा से हो गया खिलजी। ता से हो गया तुगलक, उसके बाद है सा से सैयद, और लो से लोधी, है ना। तो गुलाब, गा से गुलाब जामुन, ये गा का मतलब पूरा गुलाब जामुन रखना है। गुलाब जामुन, खा,
तू साले, गुलाब जामुन खा तू साले, ये याद रख सकते हैं आप, गुलाब जामुन खा तू साले। गुलाब जामुन से हो गया गुलाब वंश, खा से हो गया खिलजी वंश, खा तू से हो गया तुगलक वंश, सा से हो गया साले वंश यानी सैयद वंश, और ला से हो गया यानी खा तू साले से हो गया लोधी वंश। तो ये सामने के जो चार थे दोस्तों, ये तुर्क थे, और ये आखिरी वाला क्या था, तो ये अफगान था, अफगान था। तो ये याद रखना है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है छोटी मोटी परीक्षाओं में, है ना, कि गुलाम वंश का टाइम कब से कब तक था, खिलजी वंश का टाइम कब से कब तक था, तुगलक वंश का टाइम कब से कब तक था, सैयद का, लोधी का, इसलिए ये भी जानकारी अपने को होना। मैं आगे दोस्तों सल्तनत काल, है ना, इसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सबसे लंबी अवधि वाला वंश कौन सा था, तो तुगलक वंश था, और सबसे कम अवधि वाला वंश था खिलजी वंश। मात्र 30 साल राज्य किया खिलजी वंश ने, और सर्वाधिक कार्यकाल रहा है तुगलक वंश का, तो ये जानकारी होना। तो अब बात करते हैं अपन सल्तनत पीरियड की कैसे स्टार्ट हुआ करके। तो अब जानते हैं गौरी यानी महमूद गौरी ने जब भारत को जीता दोस्तों, है ना, भारत को जब जीता, और जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने वापस लौटने के पूर्व अपने गुलामों के बीच बांट दिया था एरिया को, गुलामों के बीच अपने बांट दिया था एरिया को। और गौरी जो था वो निसंतान था दोस्तों, निसंतान था, उसके कोई बच्चे नहीं थे, गौरी निसंतान था, गुलामों को ही अपना बेटा मानता था, समझ लो वो। तो गौरी के 4 गुलाम थे दोस्तों, मैंने बताया था गौरी के 4 गुलाम थे, है ना। तो नासिरुद्दीन कुबाचा को सिंध का प्रांत देके चले गया, बोले तू संभाल इसको, है ना। ताजुद्दीन यलदोज को गजनी का वास्तविक शासक बना दिया, गजनी को जीता था उसने। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर से लेके दिल्ली तक का एरिया दे दिया दोस्तों, है ना, एरिया दे दिया। लाहौर से लेके दिल्ली तक का एरिया कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। और उसका एक और गुलाम था जिसका नाम था बख्तियार उद्दीन खिलजी, है ना। तो ये 4 गुलाम थे उसके। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने दिल्ली से लेके लाहौर तक का एरिया देके चले गया, बोले ले तू संभाल। अब संभालने के बाद क्या हुआ, उसको देके तो चले गया। 15 मार्च 1206 को महमूद गौरी की हत्या हो जाती है दोस्तों, महमूद गौरी की हत्या हो जाती है 15 मार्च 1206 को। तो हो जाती है दोस्तों, हो जाती, समझ लो। तो यहाँ पे ये हो जाती है हत्या। उसके पहले क्या होता है, गौरी के सीपा सलाहकार के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर 1206 तक के शासन किया था। लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर 1206 तक के शासन किया था। फिर 15 मार्च 1206 को गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की दोस्तों, ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कब की, 1206 में की। तो क्योंकि 15 मार्च 1206 को गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो गौरी की मृत्यु होने के बाद इधर का सुल्तान कौन, वहाँ की जनता बोलने लगी हमारा सुल्तान कौन। तो उसने खुद ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दिया दोस्तों, उसने खुद दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दिया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया दोस्तों। अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया उसने, तो ऐबक सहित सभी शासक किसी न किसी रूप में गुलाम थे। ऐबक सहित सभी शासक किसी न किसी रूप में गुलाम थे, इसलिए ये गुलाम वंश कहलाया दोस्तों। इसीलिए ये क्या कहलाया, गुलाम वंश कहलाया, गुलाम वंश कहलाया। इसीलिए इसका एक और नाम मिलता है ममुलक वंश। ममुलक वंश क्यों कहा गया है इसको, ममुलक वंश के नाम से भी गुलाम वंश को जाना जाता है, ममुलक वंश के रूप में भी गुलाम वंश को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये किसी न किसी मूल्य यानी किसी न किसी मूल से गुलाम थे, किसी न किसी मूल से गुलाम थे, किसी न किसी मूल से गुलाम थे, इसीलिए इसको ममुलक वंश के नाम से भी जाना जाता है, ममुलक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे करके पढ़ा है गुलाम वंश या ममुलक वंश, समझ में आ गया। अब वो पूरे गुलाम ही गुलाम वहाँ पे शासक कर रहे थे, शासन बने थे, इसीलिए गुलाम वंश कहलाया। तो जब उसने स्थापना किया और अपने साम्राज्य को शुरू किया तो क्या नाम पड़ता उसका, तो इतिहासकारों ने उसे गुलाम वंश का नाम दिया है दोस्तों। तो ऐसे करके गुलाम वंश शुरू हुआ। तो अब गुलाम वंश के बारे में मैं आपको जानकारी के लिए पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन बताऊंगा, है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो
ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता दोस्तों, अभी आगे पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम वंश की स्थापना किसने की? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो गौरी का गुलाम था, जो गौरी का गुलाम था। क्वेश्चन आता है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले तो ये याद रखना है गुलाम वंश का टाइम कितना था, तो 1206 से लेके 1290 तक रहा है। ये तारीख याद रखना है, 1206 से लेके 1290 तक रहा है, 1206 से लेके 1290 तक रहा है ना, ये याद रखना है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो गौरी का कौन था? गुलाम था। जो गौरी का कौन था? गुलाम था दोस्तों। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था? बदंगा कहा जाता था, बदंगा कहा जाता था। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, गुलामों को फारसी में, फारसी, दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज भी फारसी थी दोस्तों, है ना। जो वहाँ की कोर्ट वाली भाषा, कोर्ट बोले या फिर फैसला सुनाने वाले वहाँ की जो क्या बोलेंगे उसको, परिषद की भाषा, वो फारसी थी। इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं, है ना। दरबार, हाँ, यानी कि गुलाम वंश के दरबार की भाषा फारसी थी दोस्तों, फारसी में कामकाज किए जाते थे। तो गुलामों को फारसी में बदंगा, बदंगा कहा जाता था, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था दोस्तों, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। यानी एक बार मान लो सैनिक सेवा के लिए कोई गुलाम को खरीद लिए, तो वो गुलाम के फिर लड़के बच्चे होंगे, तो वो भी गुलाम ही रहेगा, उसके लड़के बच्चे गुलाम होंगे, ऐसा चलते रहता था, है ना। आपने वाली पिक्चर देखे होगे बाहुबली, उसमें कटप्पा जो रहता था वो गुलाम था, गुलाम था कि नहीं, वो सेवा के लिए ही था, सैनिक सेवा और गुलाम ही था। वैसे ही समझ लो, एक समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो ये तो सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, यहां तक समझ में आ गया। ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक 24 जून 1206 को किया था दोस्तों, एक तारीख याद रखना है ना। 24 जून 1206 को किया था, जब से ही दिल्ली सल्तनत शुरू होता है दोस्तों, जब से ही दिल्ली सल्तनत कहलाया, क्योंकि उसने, ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक करके बताया कि ये मैं नया शुरू कर रहा हूँ, यहाँ का अब राजा मैं हूँ, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक 24 जून 1206, तो 24 जून 1206 को शुरू किया था दोस्तों। इसीलिए 24 जून 1206 से 21 अप्रैल 1526 के टाइम को सल्तनत काल कहा जाता है ना। क्योंकि इसके पहले जो था क्या हुआ था, गौरी का सीपा सलाहकार के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाकर, लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर 1206 तक के शासन किया था। फिर 1206 में गौरी की मृत्यु हो गई, उसके बाद दिल्ली के सुल्तान की स्थापना हुई, यानी ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करा और अपना राज्य अभिषेक करा, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो लाहौर को बनाया था, याद रखना है, दिल्ली को नहीं बनाया था। दिल्ली बाद में स्थानांतरित हुई है, अभी आगे पढ़ेंगे अपन। कुतुबुद्दीन यानी कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी दोस्तों। कुतुब मीनार की जो नींव है, यानी कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो ये अपने को पता होना दोस्तों, ये अपने को पता होना कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी। तो कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने रखी थी दोस्तों, ऐबक ने। तो क्यों रखी थी ये भी जानकारी होना, क्यों ऐसी कैसे बना दिया उसने, उसको कैसे दिमाग घूम गया कि बनाना है करके। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। तो क्या हुआ था, दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक की पराजय के तत्काल बाद, जब पराजय हुआ दोस्तों, दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद 1193 की बात है, 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे 73 मीटर ऊंची मीनार के रूप में निर्मित करवाया गया था। क्यों? विजय के रूप में, कि हमने ये क्षेत्र जीते हैं, है ना। विजय के रूप में, दिल्ली को विजय के रूप में करवाया गया था, तो इसीलिए उसका नाम विजय मीनार रखा गया था, यानी हमारे जीता हुआ एरिया में बताने के लिए विजय मीनार। तो दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक की पराजय के तत्काल बाद 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे 73 मीटर ऊंची विजय मीनार के रूप में निर्मित करवाया गया था। इस इमारत की 5 मंजिला है दोस्तों, इस इमारत में 5 मंजिला है, प्रत्येक मंजिल में एक बालकनी है, और इसका आधार 1.5 मीटर है, इसका आधार 1.5 मीटर है। तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा और डिटेल में कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कुतुब मीनार के बारे में क्या अभी बताया देता हूँ, रुक जाओ। कुतुब मीनार जो था दोस्तों, कुतुब मीनार भारत के दक्षिणी दिल्ली शहर में महरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल भी है, कई लोग देखने आते हैं। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है दोस्तों, 73 मीटर है ना, ये याद रखना है ना, 73 मीटर है। और इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में भी 1100 यानी यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में भी स्वीकार किया है, इतना याद रखना है। बस इतना याद रखें कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार के बारे में बाकी आगे पढ़ेंगे अपन। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कभी क्वेश्चन आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या क्या बनवाया गया था ना, स्थापत्य क्या क्या था उनके। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दोस्तों, यह उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी दोस्तों। ये मस्जिद का नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी जो हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। जो हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी, जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, याद रखना है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद अजमेर राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन आता है कई बार, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो ये एक मस्जिद है, यह एक मस्जिद है। राजस्थान की पहली मस्जिद है दोस्तों, ये अजमेर में है। राजस्थान की पहली मस्जिद है जो अजमेर में है, याद रखना है ना। ऐबक के द्वारा कराया गया था इन मस्जिद का निर्माण ऐबक के द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लाख बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। लाखों का दान देने वाला कहा जाता था, लाखों का दान देने वाला कहा जाता था, इतना याद रखना है। तो ऐबक के स्थापत्य कला में हमने क्या देखे? एक देखे कुतुब मीनार की नींव रखी थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाया इसने, और 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार के बारे में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक कुतुब मीनार के बारे में काम की बातें लिखी हुई है, आपको जानकारी के लिए बता दूं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाना शुरू किया, है ना, निर्माण करवाना शुरू किया। फिर इल्तुतमिश ने, जो इसके बाद का शासक आया, इल्तुतमिश ने उसको पूर्ण करवाया। है ना। उसके बाद क्या हुआ? पूर्ण करवाया। और जब कुतुब मीनार की बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, तब फिरोज शाह तुगलक ने उसको सुधरवाया, रिपेयर करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने उसको रिपेयर करवाया। तो ये जानकारी होना अपने को। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2, 3 और 4 मंजिल तक बनवाया, सिर्फ 2, 3 और 4 मंजिल तक बनवाया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। फिर इल्तुतमिश शासन बना, तो उसने उसका कार्य को पूरा करवाया। जो 5 मंजिल है तो पूरा करवाया। फिर पूरा करवाया तो 5वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाती है बिजली गिरने से। तो फिरोज शाह तुगलक, जब तुगलक वंश का शासन आया तो उसने उसको ठीक करवाया और 5वीं मंजिल बनवाया, इतना याद रखना है ना। कुतुब मीनार के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया दोस्तों, याद रखना है। ये मत समझना कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद का नाम रख दिया, नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है दोस्तों, बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत हुए दोस्तों, जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया है कुतुब मीनार का नाम। और कुतुब मीनार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी 1993 में शामिल किया गया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे देखो, कुतुबुद्दीन के समय कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल बनवा दिया था दोस्तों, यानी इल्तुतमिश ने 4 मंजिल का निर्माण करवाया, 4 मंजिल बनाया। फिर फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी 4थी मंजिल नष्ट हो जाती है, और जिसके कारण फिरोज शाह ने इसे 2 छोटी मंजिल बनवा दी, जिसके इसे 5 मंजिल हो गई। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। 9 फीट जब आखिरी वाली मंजिल बनाया तो 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। तो इतनी जानकारी थी, यहाँ से इतना याद रखना जो मैंने बताया था।
वही चीज़ तो है शॉर्टकट में जो मैंने बताया था। क्या बताया था? ऐबक ने इसका निर्माण करवाया, फिर इल्तुतमिश ने उसको पूर्ण करवाया, फिर बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई तो फिरोज शाह तुगलक ने उसको क्या करा? पूरा करवाया। बस इतना सा है। कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया है, इतना याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था अपने भारत में, तो क्या हुआ था, तुर्की शासक था एक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, ये बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी दोस्तों, इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ पे पुस्तकालय में आग धधकती रही और आग दिखाई देती थी, है ना। बहुत सारी काम की किताबें थी दोस्तों। तो क्यों लगाया था उसने, उसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ यहाँ पे, क्यों उसका कारण भी बताता हूँ मैं। इतिहासकार का कहना है, इतिहासकारों ने हमें बताया पढ़ के और लिख के समझ के, उसी को पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या इतिहासकारों ने हमें बताया कि क्या बताया था, क्या हुआ था, जो बख्तियार खिलजी था दोस्तों, बख्तियार खिलजी था, ये कोई कारणवश बीमार हो गया था, ये कोई कारणवश बीमार हो गया था, बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्या हुआ था, बख्तियार खिलजी एक बार बीमार पड़ गया। बख्तियार खिलजी एक बार बीमार पड़ गया। उसने हकीमों से उसका काफ़ी उपचार किया पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसके दरबार में जो हकीमों थे उनसे काफ़ी उपचार किया लेकिन कोई ठीक नहीं हो रहा था। फिर उसको किसी ने सलाह दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी। वो आचार्य राहुल को बुलाया और बोला इलाज करो मेरा करके। तो उसने बोला हम आपका इलाज करेंगे, हम तुम्हारा इलाज करेंगे और तुमको ठीक कर देंगे। तो उसने एक शर्त रखी कि अगर इलाज हुआ और नहीं, अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी हत्या करवा दूंगा करके। तो फिर उसने इलाज किया नालंदा विश्वविद्यालय से और वो ठीक हो गया। तो फिर बख्तियार खिलजी को ये लगने लगा कि हमारे यहाँ से ज़्यादा ज्ञान इनको कैसे है करके। उसको ये लगने लगा, उसको गुस्सा आया कि हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेदिक का एहसान मानने के बाद एहसान मान लिया वो और वो ठीक हो गया, लेकिन उसको गुस्सा आया कि हमारे यहाँ से भी ज़्यादा ज्ञान इनके पास कैसे है, इनके पास कैसे। तो पूरी ज्ञान की चीज़ें वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में रखी हुई थी। तो ऐबक का सहायक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को आग किसने लगाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को आग ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी, इसका पूरा नाम क्या था, इसका पूरा नाम था महमूद बिन बख्तियार खिलजी था, है महमूद बिन बख्तियार खिलजी था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी, ये फैक्ट याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, ऐबक की मृत्यु हो गई दोस्तों 1210 में। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया था। यानी क्वेश्चन आ सकते हैं कभी इसको कहाँ दफनाया गया था और ऐबक का मकबरा कहाँ है, तो लाहौर में है, जो राजधानी बनाया था वहीं दफनाया गया। तो ऐबक की मृत्यु 1210 में, ऐबक की मृत्यु 1210 में कैसे होती, चौगान खेलते समय होती है। चौगान यानी क्या, चौगान यानी होता है चौगान यानी क्या बोलते हैं उसको, चौगान यानी हॉर्स पोलो का खेल होता है दोस्तों। एक लकड़ी से मारते हैं उसको, पोलो खेलते हैं। लेकिन जो अभी पोलो का खेल होता है अपन ने देखे है ना, उसमें बस ये था कि घोड़े में बैठ के खेलते थे, घोड़े में बैठकर खेलते थे। तो उसी को बोलते हैं चौगान खेलते समय, या उसी को इंग्लिश में बोले हैं, उसका ही नाम क्या है इंग्लिश में, हॉर्स पोलो है ना, हॉर्स पोलो। तो लाहौर की जनता उसको क्या बोलती थी, लाख बख्श कहती थी। और 1210 में चौगान खेलते समय यानी हॉर्स पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। तो यहाँ तक के ऐबक की कहानी तुमको समझ में आ गई होगी, ऐबक की कहानी। और ऐबक से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मैंने बता दिया। उसने क्या क्या चीज़ बनवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, है ना। और एक और चीज़ बनवाया था दोस्तों, इसने एक और चीज़ बनवाया था जिसका महरौली नगर, दिल्ली के पास महरौली नगर का भी नगर बसाया था, है ना।
मेहरौली नगर, दिल्ली के पास मेहरौली नगर इसने ही बसाया था। और मेहरौली में ही एक लौह स्तंभ है जहाँ जंग नहीं लगता, गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है वो, वहाँ पे बनवाया था उसने, तो वहीं पे तो मेहरौली नगर बसाया था दोस्तों। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये पहला तुर्क शासक था। क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बताया था सामने के 4 वंश को तुर्क वंश कहा जाता है, पहला तुर्क शासक था और तुर्क साम्राज्य का संस्थापक भी था। इसको बोलते हैं भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक, भारत में याद रखना, भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो समझ में आ गया, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता दोस्तों। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, इसने स्थापना किया था बस। उसका कारण ये था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता क्योंकि उसने दस्तक मुक्ति का प्रमाण पत्र नहीं लिया था। दस्तक मुक्ति का प्रमाण पत्र नहीं लिया था, खलीफा से जो है प्रमाण पत्र साइन नहीं करवाया था, प्रमाण पत्र नहीं लिया था कि मैं अपने इस एरिया को साइन कर, यानी इस एरिया में शासन कर रहा हूँ, इस एरिया में शासन करूंगा, यानी इसने प्रमाण पत्र नहीं लिया था, कौन सा एरिया कहाँ तक है, ऐसा वैसा कुछ प्रमाण पत्र नहीं लिया था। तो उसको बोल सकते हैं हम कि इसने दस्तक मुक्ति का प्रमाण पत्र नहीं लिया था। अपने नाम का कुतबा नहीं पढ़वाया था दोस्तों, ये भी एक कारण है, उसने अपने नाम का कुतबा नहीं पढ़वाया था। कुतबा पढ़वाते हैं, जो शासक रहते हैं वो आदेश देते हैं कुतबा के द्वारा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, ऐसा रहेगा वो ऐसा रहेगा, कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अपने नाम का कुतबा नहीं पढ़वाया, सिक्के नहीं चलाए इसने अपने नाम के, इसी स्थापना तो कर लिया लेकिन इसने सिक्के नहीं चलाए, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की इसने। तो 4 कारण मिलते हैं। ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता क्योंकि इसने दस्तक मुक्ति का प्रमाण पत्र नहीं लिया, अपने नाम का कुतबा नहीं पढ़वाया, सिक्के नहीं चलवाए, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने सिपाह सलाहकार मलिक की उपाधि धारण की थी, यानी इसने 2 उपाधि धारण की थी, सिपाह सलाहकार मलिक, ये 2 उपाधि धारण की थी इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से इतनी जानकारी थी इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक बनता है उसके बारे में आप पढ़ते हैं, देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आरम शाह हुआ। आरम शाह हुआ जिसने 8 महीने तक शासन किया, मात्र जिसने 8 महीने तक के शासन किया, सिर्फ जिसने क्या किया, 8 महीने तक के शासन किया। आरम शाह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का दूसरा शासक था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सत्ताहीन हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने, लाहौर में अमीरों होते थे ना दरबार में, लाहौर के अमीरों ने जल्दबाजी से उसे दिल्ली का शासक बना दिया था, जो एक अयोग्य निकला, अयोग्य शासक था, है ना, अयोग्य शासक था। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दी। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दी। देखो यहाँ पे आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने 1211 में कर दी और दिल्ली की गद्दी पे बैठा। कौन दिल्ली की गद्दी पे बैठा? कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पे बैठा। इल्तुतमिश ने ही लाहौर से राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली लाया दोस्तों, स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। लाहौर से दिल्ली किसने लाया? क्वेश्चन आता है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने, इतना याद रखना है, इल्तुतमिश ने लाया। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, आराम से समझ में आ गया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। अब उसके बाद क्या होता है? इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। अब इल्तुतमिश के बारे में अपने को पढ़ना है, इल्तुतमिश के बारे में अपने को पढ़ना है। तो इल्तुतमिश, इसे दिल्ली के तुर्क अमीनों ने सुल्तान बनने का आमंत्रण दिया। किसको? दिल्ली के तुर्क अमीनों ने सुल्तान बनने का आमंत्रण दिया। किसको? इल्तुतमिश को। उसने 40 तुर्क अमीनों की, उसने कितनी, देखो यहाँ पे लिखा है, उसने 40 गुलाम सरदार यानी तुर्क अमीनों की एक मंत्री परिषद बनाई, जिसे क्या कहने लगे? तुर्कन ए चिहलगानी के नाम से जाने लगा, का निर्माण किया था। तुर्किन ए चिहलगानी का निर्माण किया था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। ये जो इल्तुतमिश है इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने दस्तक मुक्ति का प्रमाण पत्र भी लिया था। खलीफा से
खलीफा से भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया था इसने, जो बगदाद का खलीफा था उससे भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, है ना। बगदाद का खलीफा था उससे भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया था दोस्तों इसने। बगदाद का जो खलीफा था, बगदाद का खलीफा उससे भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया था इसने, इसीलिए इसको बोलते हैं, है कि नहीं। यानी कि इसने दस्तक मुक्ति का प्रमाण पत्र लिया, बगदाद का खलीफा उससे भी अपना वैधता यानी स्वीकार की इसने पूरा प्रमाण पत्र में लिखा पढ़ी के द्वारा स्वीकार किया कि मेरा एरिया पूरा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ये वो पूरा स्वीकार करने के बाद इसका हुआ। तो क्या क्या कारण था, दस्तक मुक्ति का प्रमाण पत्र लिया, बगदाद के खलीफा से भी परमिशन ली, अपने नाम का कुतबा भी पढ़वाया, इसने आदेश दिया, कुतबा पढ़वाया कि मैं यहाँ का बन गया हूँ राजा और मेरे द्वारा चलाई गई रही जो जो चीज़ें रहेगी, जो जो कानून नियम आदेश रहेंगे उसको मानना पड़ेगा। इसने कुतबा पढ़वाया, सुल्तान की उपाधि भी धारण की, इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि भी धारण की, है ना। और दिल्ली को सुरक्षित भी करा, इसने दिल्ली को सुरक्षित भी किया, बताया। ये याद रखना है बस, इतनी चीज़ें थी इल्तुतमिश के बारे में। तो और इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से लेकर 1236 तक रहा है ना। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था दोस्तों, इलबरी तुर्क था। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बताना चाह रहा है, इलबरी तुर्क था। तो मैंने बताया था सामने के जितने भी शासक थे सब तुर्क ही तो थे। तो इलबरी वंश का मतलब होता है दोस्तों गुलाम, इलबरी वंश का मतलब होता है, इलबरी का मतलब होता है गुलाम। तो ये भी गुलाम था कुल मिला के, गुलाम। प्रारंभिक तुर्क था ये, इसीलिए इसको ममलुक वंश भी बोलते हैं कि नहीं। इलबरी भी कहा जाता है क्योंकि इस वंश के जितने भी शासक हुए वो किसी न किसी रूप में गुलाम थे, है कि नहीं, गुलाम थे, इसलिए इसको गुलाम वंश कहलाया। तो ऐबक का गुलाम और दामाद था ये। इल्तुतमिश कौन था, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था, ये याद रखना है। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम और दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था दोस्तों, बदायूं का गवर्नर था। बदायूं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये बदायूं कहाँ था, ये बदायूं जो था, बदायूं इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत की यानी दिल्ली के पास का एरिया था, एक उभरा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व का नगर था उभरा। ये कहाँ पे था, ये एक बहुत बड़ा बाजार, ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण शहर था। कहाँ पे था ये, उत्तर प्रदेश का था ये बदायूं। उस टाइम पे ना, अभी उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं उसको अपन, लेकिन वो उस साइड का एरिया था। तो वहाँ का गवर्नर था ये, बदायूं का गवर्नर था कौन, इल्तुतमिश। ऐबक का गुलाम यानी ऐबक की मृत्यु के समय यहाँ बदायूं का गवर्नर था। बदायूं उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण, उस टाइम पे वहाँ का एक बड़ा बाजार, ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण शहर था। तो बदायूं का गवर्नर था, इतना याद रखना है। तो इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे, तो कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण करवाया, इसको याद रखना है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे इसने, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इल्तुतमिश यानी भारत में शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था। इसने 2 सिक्के चलवाए थे, एक चांदी का टका और तांबे का जीतल। चांदी का टका, जो चांदी का था उसको क्या बोलते थे, टका कहते थे, और तांबे का था उसको जीतल बोलते थे। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, है ना, किसको क्या कहते हैं करके। चांदी का जो था टका, वो चांदी का सिक्का था, टका चांदी का सिक्का था, और जीतल तांबे का सिक्का था, ये याद रखना है। तो अरबी भाषा के पहले सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे, जिसको चांदी का टका और तांबे का जीतल कहते थे। इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत भी की थी दोस्तों, इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत भी की थी। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इस प्रणाली के अंतर्गत सैनिक तथा राज्य के अधिकारियों को वेतन के बदले इक्ता यानी भूमि दी जाती थी। इक्ता का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानकारी होना। इक्ता का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। इक्ता का मतलब क्या होता है, भूमि का टुकड़ा। इक्ता का मतलब भूमि का टुकड़ा, यानी वेतन के बजाय, वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। वेतन देने के लिए मान लो पैसे नहीं है तो भूमि का टुकड़ा ही दे देते थे कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया तेरे को, इतना से इतना एरिया तेरे को। तो इक्ता प्रणाली का जनक भी इल्तुतमिश को कहा जाता है ना। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इस प्रणाली के अंतर्गत सैनिक तथा राज्य के अधिकारी को वेतन के बदले इक्ता का मतलब होता है भूमि दी जाती थी। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था इसने।
40 तो इल्तुतमिश ने दिल्ली का तीसरा शासक था चाहो कहो तो ये 40 वफादार गुलामों का एक दल बनाया इसने, 40 वफादार गुलामों का एक दल बनाया जिसने तुर्कान ए चीहलगानी के नाम से जाना जाता है। यह तुर्की कुलीन वर्ग का चुना हुआ दल था। यह टर्की यानी तुर्की कुलीन वर्ग का चुना हुआ दल था जिसके बाद में बलबन ने नष्ट कर दिया था। तो ये जो था इसको बाद में बलबन शासन बनता है तो उसने नष्ट कर दिया था। लेकिन अपने को क्वेश्चन तो यही आता है कि तुर्क ए चीहलगानी के नाम से जो संगठन बनाया था उसमें कितने सरदार थे, ऐसे क्वेश्चन आता है कई बार। कितने गुलाम थे? 40 लॉयल गुलाम थे दोस्तों, 40 लॉयल गुलाम अमीर थे। ये समझ में आ गया क्या? इतना ही याद रखना है, 40 वाला याद रखना है। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था, तुर्क ए चीहलगानी के नाम जाना जाता है। उसने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन भी किया था दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, अमीर कौन थे, यानी वे अमीर दिल्ली के उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। तो इसके अमीर जो थे वहाँ के अमीर अमीनो, तुर्क अमीर अमीनो, वो इसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन इल्तुतमिश ने बहुत ही साहस और धैर्य के साथ अमीरों का सामना किया और सौभाग्य से उसकी सेना के सहयोग से समर्थन प्राप्त हुआ, उसका समर्थन प्राप्त हुआ और उसने अपने विरोधियों का दमन करा। जो उसके विरोधियों अमीर जो थे, जो उसके विरोध में थे कि ये क्यों शासक बन गया, ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसको हटाओ, उनका दमन कर दिया, उनको सबको काम खत्म कर दिया। तो अमीरों का दमन किया, उनको काम खत्म कर दिया, उसका मतलब यही है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था पूछेगा तो इल्तुतमिश ने किया था, इतना याद रखना है। तो इल्तुतमिश की इतनी कहानी अपने को समझ में आ गई होगी, है ना। उसके बाद आगे पढ़ेंगे अपन, इल्तुतमिश की इतनी कहानी आपको समझ आई होगी। तो इल्तुतमिश की इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इल्तुतमिश ने लाहौर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। तो इसके आगे की चीज़ अभी मैंने नीचे का पीडीएफ बनाया नहीं, उसके बाद वाला पीडीएफ ये एक लिखा हुआ है टॉपिक, इसको डिस्कस कर लेते हैं। मंगोल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि मंगोल कौन थे दोस्तों। तो मंगोल मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक जाति थी जिसका विश्व इतिहास में गहरा प्रभाव है। आधुनिक युग में ही मंगोल के लोग देखने को मिलते हैं, जैसे मंगोल चीन और रूस में वास करते हैं। तो अपन यहाँ पे मंगोल के बारे में पढ़ना है कि मंगोल कौन थे। तो मैंने बता दिया मंगोल कौन थे, जाति थी। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। यह एक घूमते फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी दोस्तों, यह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी। इसका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। इनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे, गंदे तरीके से रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे। उसमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, यानी बताया जा रहा है इसमें स्त्री विषयक नैतिकता, यानी स्त्रियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। ये बताया गया स्त्रियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, उनका उतना सम्मान नहीं करते थे, लेकिन यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। जो माँ होती थी अपनी अपनी माँ का सम्मान उन लोग करते थे। वे विभिन्न कबीले में बटे हुए थे। उन्हीं कबीलों में से एक 1163 उसी कबीलों में से एक 1163 में चेमुचिंग उर्फ चंगेज खां का जन्म होता है। उसी एक कबीले में चंगेज खां का जन्म होता है दोस्तों। चंगेज खां का जन्म होता है, जिसे महान चंगेज द ग्रेट के नाम से आगे बढ़ता है ये और फेमस होता है। श्रापित करके दोनों पुकारते हैं इसको, द ग्रेट चंगेज और श्रापित के नाम से पुकारा जा गया है। इसके पिता का नाम था यूसुगई बहादुर था। तो चंगेज खां के बारे में अपने को जानकारी होना थोड़ी। चंगेज खां कौन था? तो चंगेज खां, जिसने चिंगिस खां के नाम से भी जाना जाता है, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक और पहला खान था, मंगोल का खान था। अपना अधिकांश जीवन मंगोल जातियों को एकजुट करने में बिताने के बाद उसने सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की, जिससे चीन और मध्य एशिया में बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त करी थी चंगेज खां ने, है ना, जिसने चीन और मध्य एशिया के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की थी चंगेज खां ने। तो चंगेज खां, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मंगोलों का आक्रमण भारत में कब हुआ था और कब हुआ था। तो मंगोलों का आक्रमण, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, 4 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ है दोस्तों भारत में। सबसे पहले हुआ था 1221 के टाइम पे,
इल्तुतमिश के समय 1221 के टाइम पे इल्तुतमिश के समय चंगेज खां सिंधु के तट पर आया था, सिंधु नदी के तट पर आया था। तो कभी क्वेश्चन आता है चंगेज खां का आक्रमण सबसे पहले किसके टाइम पे हुआ था? इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था। फिर बलवन के टाइम पे भी हुआ था दोस्तों, बलवन के टाइम पे भी हुआ था। फिर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी मंगोल आक्रमण हुए। ये जब शासनकाल रहेंगे जो जो चीज़ मैं पढ़ाऊंगा वहीं पे बताऊंगा। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी मंगोलों के आक्रमण हुए हैं, है ना। तो यानी इल्तुतमिश के टाइम पे सबसे पहले इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था, फिर बलवन के टाइम पे, फिर खिलजी के टाइम पे, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे मंगोलों के आक्रमण हुए हैं। चंगेज खां का सबसे पहला आक्रमण इल्तुतमिश के खिलाफ हुआ था, याद रखना है। तो अभी मैंने आगे का पीडीएफ यहाँ से इतना समझ में आ गया होगा, मंगोल से इतनी चीज़ें थी जानकारी, है ना। तो यहाँ से मैंने आगे का पीडीएफ भी बनाया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में इल्तुतमिश के बारे में समझाऊंगा दोस्तों। इल्तुतमिश से पढ़ेंगे अपन। समझ में आ गया सबसे पहले कौन आया था, कैसे आया, क्या आया, सब समझ में आ गया होगा। तो आप पढ़ें, उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा तो रिविज़न करें। वन डे एग्ज़ाम में डेफिनेटली ये सब लेक्चर्स आपको काम आएंगे दोस्तों। आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी मेरे आवाज़ के थ्रू कि कौन कैसे आया, तो फिर आपको याद रखने में आसानी जाएगी।